हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ मेरे वाले नोट्स। इन टुडे सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेटल कास्टिंग गेट प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन ऑफ पार्ट नंबर 9। तो ये पार्ट नंबर आपका 9th हो जाएगा। इससे पहले आपका 8th लेक्चर आ गया है। अगर आप नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट जाके सारे वीडियोस को आप एक्सेस कर सकते हो, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा आने वाले गेट एग्जामिनेशन को लेकर। और ये मेटल कास्टिंग का सेकंड पार्ट हो जाएगा, लेकिन अगर ओवरऑल में बात करूँ प्रोडक्शन का तो ये आपका 9th लेक्चर हो जाएगा। चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग मैकेनिकल का सारे सब्जेक्टों का यहाँ पे आपको डिटेल वाइज गेट का जो भी आपको पूछा गया प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन सभी को डील कर रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा सीरीज अगर आप गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। तो चलिए आज के पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, द प्रेशर एट द इनगेट विल बी मैक्सिमम विद द गेटिंग सिस्टम। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ये भाई इनगेट क्या हो जाता है, देन गेटिंग सिस्टम क्या हो जाता है। और ये गेटिंग सिस्टम और इनगेट जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग कोई भी प्रोडक्ट को कास्ट करते हैं तो वो कौन कौन सा प्रोसेस से होते हुए वो पास करता है। तो जैसे यहाँ पे देखो, सबसे पहले पहला नंबर पे आ जाता है मेरा पोरिंग बेसिन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पोरिंग बेसिन क्या हो जाता है। हम लोग सबकी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर मैं शॉर्ट तरीका में आपको बता दूं फटाफट, तो देखो पोरिंग बेसिन में क्या हो जाता है, मोल्टेन मेटल हम लोग पोर करते हैं, ठीक है। पोर करते हैं जो कि फ्लो रेट को मेरा रेगुलेट करता है। इसके बाद ये पहुंचता है कहाँ पे, स्प्रू के पास। स्प्रू का काम रहता है वर्टिकल पैसेज होता है, जहाँ पे मेरा प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और वेलोसिटी इंक्रीज होता है ड्यू टू आपका इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो जैसे मेरा वेलोसिटी इंक्रीज होता है, यह स्प्रू वेल में आ जाता है जहाँ पे जमा होता है मोल्टेन मेटल, और इसके बाद ये पहुंचता है रनर की ओर। रनर जो होता है मेरा वर्टिकल चैनल होता है, जिसका काम रहता है मेरा स्प्रू को कनेक्ट करना इनगेट के पास, ठीक है। स्प्रू को इनगेट के साथ ये कनेक्ट करता है और यहाँ पे मोल्टन जो मेटल होता है वो मेरा फ्लो करता है गेट में और वो मोल्ड कैविटी तक अंदर जाता है, ठीक है। फिर मैं जाता है रनर। रनर जैसे मेरा कहा, रनर में क्या हो जाता है, मेरा मोल्टन मेटल फ्लो करता है और वो मेरा जो है घुसता कहाँ पे, इनगेट में। इसको हम लोग इनगेट बोलते हैं या फिर गेट बोलते हैं, ठीक है। गेट के थ्रू गेट क्या हो जाता है, गेट जो होता है वो मेरा पासिंग रहता है, ये मेरा एंड ऑफ दी मोल्ड होता है, ठीक है। एंड पाथ होता है जहाँ से मेरा स्टार्ट होता है मेरा केविटी। तो यहाँ से मेरा केविटी स्टार्ट होता है और यहाँ पे दोनों जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया और ये मेरा सेकंड। ये दोनों क्या मेरा गेट है, इन गेट है, जहाँ से मेरा मोल्टेन मेटल इन करता है मोल्ड कैविटी में। और मोल्ड कैविटी में जाने के बाद हम लोग सॉलिडिफाई करते हैं। सॉलिडिफाई के बाद मेरा कास्टिंग प्रोडक्ट मुझे मिल जाता है। तो ये तो एक मोटा मोटी आपको ओवरव्यू दे दिए, बट यहाँ पे आपको बहुत सारा चीज़ होगा जो आपको पूछा जाएगा, जो आपको नोट डाउन करना है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। फर्स्ट टाइम बता दें इसलिए कि इससे रिलेटेड आपको फर्दर काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेगा गेट के में। तो हम लोग जब उस टाइम पढ़ेंगे तो सभी चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। तो पहला हम लोग देखेंगे पोरिंग बेसिन के बारे में। इसको पोरिंग बेसिन या फिर पोरिंग कप भी बोलते हैं। सेकंड नंबर में आ जाता है मेरा स्प्रू। तो हम लोग फिर देखेंगे यहाँ पे स्प्रू के बारे में। थर्ड नंबर में मेरा आ जाता है इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड योर रनर, ठीक है। क्या आ जाता है मेरा रनर। तो हम लोग फिर देखेंगे रनर के बारे में। हम लोग रनर को कभी कभी जो है इसको क्रॉस गेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, क्रॉस गेट बोलते हैं। तो हम इसके बारे में देखेंगे। फोर्थ नंबर में हमारा आ जाएगा इनगेट। क्या आ जाएगा मेरा, इनगेट। फिर हम लोग देखेंगे इनगेट के बारे में। हम लोग इसको इनगेट भी बोलते हैं या फिर नॉर्मली इसको हम लोग गेट भी बोलते हैं। तो सबके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पोरिंग बेसिन से क्या इंपॉर्टेंट है। पोरिंग बेसिन का काम क्या रहता है, मोल्टेन मेटल को यहाँ पे पोर किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हम लोग करते हैं, मोल्टेन मेटल को पोर करते हैं, ठीक है। पोर करते हैं इनटू द मोल्ड कैविटी विद द हेल्प ऑफ लेडल। तो आप लिख सकते हो इनटू द मोल्ड कैविटी, मोल्ड कैविटी बाय, डायरेक्ट आप लिख दो यहाँ पे माय क्या, लेडल। लेडल के हेल्प से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पोरिंग बेसिन में मोल्टेन मेटल को डालते हैं। वो पहुँचता कहाँ पे है, मोल्ड कैविटी तक। ये मेरा मोल्ड कैविटी है, यहाँ तक मेरा पहुँचता है। बात समझ में आए। इसका दूसरा काम क्या होता है, ये रेगुलेट करता है मेरा फ्लो रेट को। यानी कि फ्लो रेट, रेट मीन्स क्या होता है, रेट मीन्स होता है टाइम को बता रहा है। तो ये क्या करता है मेरा, रेगुलेट करता है फ्लो रेट को। फ्लो रेट यानी कि कितना टाइम में कितना मोल्टेन मेटल मेरा पोरिंग बेसिन में डालना है, वो मेरा यही रेगुलेट करता है कि कितना मुझे डालना चाहिए टाइम पीरियड पे, ठीक है। सेकंड मेरा पॉइंट आ जाता है किसका, दैट इज कॉल्ड योर मेरा स्प्रू का। स्प्रू जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये मेरा कैसा पैसेज होता है, आप देख के बोलोगे मेरा वर्टिकल पैसेज होता है। तो ये मेरा वर्टिकल हो जाता है, ठीक है। वर्टिकल पैसेज होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे होता क्या, ये मेरा लिक्विड मेटल जो यहाँ पे डाउन होता है, लिक्विड मेटल धीरे धीरे नीचे आता है। और जब मेरा नीचे आता है तो यहाँ पे प्रेशर मेरा घटता है, लेकिन वेलोसिटी मेरा बढ़ जाता है। और वेलोसिटी बढ़ने के पीछे रीजन क्या हो जाता है, कोई हम लोग फोर्स नहीं लगाते हैं, ड्यू टू ग्रेविटी के चलते। मतलब मेरा स्पीड हो जाता है, जो स्पीड बोल सकते हो, मेरा लिक्विड मेटल का जो वेलोसिटी है वो स्पीड हो जाता है ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो ये मेरा यहाँ पे ग्रेविटी के चलते, ठीक है। ये ध्यान रखना कि ग्रेविटी के चलते होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रेविटी
एक सेकेंड, ग्रेविटी। तो यहाँ पे ग्रेविटी इफेक्ट के चलते वेलोसिटी इसका क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, राइट, ओके। और एक चीज़ ध्यान रखना कि मेरा जो स्क्रू हो जाता है वो मेरा सर्कुलर भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा मेरा वो जो है रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और मेरा स्क्वायर शेप में भी हो सकता है, किसी तरह का शेप में। जैसे आप इस फिगर में देखोगे, ये पहला फिगर है, पहला फिगर में आप क्या देख रहे हो कि ये मुझे दिख रहा है रेक्टेंगुलर शेप का दिख रहा है, ये ठीक है, रेक्टेंगुलर टाइप का दिख रहा है। लेकिन अगर आप सेकंड वाले फिगर को देखोगे तो सेकंड वाले फिगर में आप देखिएगा कि ये मेरा एक सिलेंड्रिकल शेप का दिख रहा है, यानी कि सर्कुलर शेप का देखने को मिल रहा है आपको स्क्रू। तो मेरा किसी भी शेप का हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं आगे, ये दूसरा नंबर का फिगर था। चलिए आगे हम लोग मूव करते हैं। फिर हम लोग बात करें रनर का। रनर का काम क्या रहता है, देखो स्क्रू का और एक काम रहता है कि स्क्रू क्या करता है, कनेक्ट करता है मेरा मोल्टेन मेटल को स्क्रू से रनर के बीच में। तो हम लोग रनर आ गए। अब रनर जिसको हम लोग क्रॉस गेट भी बोलते हैं, ये मेरा एक हॉरिजेंटल पैसेज हो जाता है। क्या हो जाता है, हॉरिजेंटल चैनल, हॉरिजेंटल चैनल होता है। इसका काम क्या रहता है, ये मेरा कनेक्ट करता है मेरे स्क्रू को स्क्रू वेल से। देखो स्क्रू आ जाता है, स्क्रू वेल, अच्छा स्क्रू वेल के बारे में नहीं बताया। स्क्रू से जो मोल्टेन मेटल आ जाता है वो आके जमा हो जाता है स्क्रू वेल में, फिर वो इंटर करता है रनर की ओर। रनर मतलब समझ लो एक जैसे घर का गली कैसे होता है, गली में हम लोग वहाँ पे जाते हैं और उसके बाद वो इन करते हैं घर में। तो ये मेरा घर हो गया, समझ लो ये क्या हो गया, मेरा होम हो गया। तो ये जो अंदर है जहाँ पे मोल्ड कैविटी है, इसको हम लोग होम बोल लो, ठीक है। और ये जो गेट दिखा रहा है, ये मतलब समझ लो ये आपका गेट है, जो घर का गेट होता है, दरवाजा होता है, वो आपका इन गेट है या फिर गेट्स है। तो ये गेट से जहाँ पे मेरा मोल्टेन मेटल रनर मतलब गली से होते हुए जहाँ मेरा फ्लो करते हैं हम लोग घूमते हुए, तो यहाँ पे मोल्टेन मेटल यहाँ पे रन करते रहता है। और जिस गेट में हमको पहुँचाना पड़ता है उस गेट के थ्रू वो मेरा इन कर जाता है मोल्टेन मेटल में, यानी घर में जहाँ पे कास्टिंग मुझे करना है। तो ये मेरा कनेक्ट करता है स्क्रू को और स्क्रू को गेट से। तो ये मेरे स्क्रू को और गेट से कनेक्ट करता है, वो आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें रनर का, तो ये क्या करता है, लिक्विड जो मोल्टेन मेटल रहता है वो मेरा इनगेट में फिल होता है, मोल्ड कैविटी में धीरे धीरे स्लो डाउन भी करता है। तो दूसरा काम रहता है इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्लो डाउन करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्लो डाउन। आप बोलेंगे सर ये इंपॉर्टेंट क्यों आप बोल रहे, देखो जस्ट इससे पहले मैंने कहा कि स्क्रू में वेलोसिटी मेरा इंक्रीज हो जाता है, मैंने कहा था ना इंक्रीज। देखो यहाँ पे मैंने कहा था कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। क्यों, ग्रेविटी के चलते, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी के चलते। तो अगर काफ़ी हाई वेलोसिटी में हम लोग डायरेक्ट इनगेट में अगर डाल देंगे मोल्ड कैविटी मोल्टेन मेटल, तो अनइवन वहाँ पे क्रैकिंग हो सकता है, क्योंकि कहीं पे नीचे वाले पोर्शन में अगर जल्दी स्पीड में आ जाएगा तो जल्दी ठंडा हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, ऊपर वाला कम होगा तो अनइवन के चलते क्रैक वगैरह हो सकता है, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो इसको हम लोग कम करने के लिए स्पीड को कम करना पड़ता है। तो रनर जैसे वो पहुंचता है, तो रनर में एक मेरा चूंकि ये मेरा हॉरिजॉन्टल पैसेज होता है, तो यहाँ पे स्पीड थोड़ा सा कम हो जाता है मोल्टेन मेटल का, तो आराम से ये इन कर पाता है थ्रू द गेट इन मोल्ड कैविटी, ठीक है। और बाद में आ जाता है लास्ट मेरा इन गेट या फिर गेट्स। गेट्स क्या होता है, ये एंड ऑफ द पाथ होता है। ये क्या होता है मेरा एंड ऑफ द पाथ, मतलब रास्ता का खत्म। क्योंकि आपको पता है रास्ते का खत्म मतलब आप पोरिंग बेसन में मोल्टेन मेटल को डाले, फिर स्क्रू में आया, फिर स्क्रू वेल में जमा हुआ, फिर ये रनर के थ्रू मेरा इन गेट मतलब गेट, इसके बाद मेरा घर मिल जाएगा, होम जैसे मैंने कहा, या फिर मोल्डिंग कास्ट मिल जाएगा, जहाँ पे जैसा मुझे, जैसे मान लो हमको यहाँ पे रेक्टेंगुलर टाइप का मुझे एक स्टील का बनाना है कोई प्रोडक्ट, तो यहाँ पे मेरा इस तरह का पैटर्न बना दिए, इस तरह से हम लोग अब यहाँ पे हम लोग को डालना है। तो यहाँ पे गेट के थ्रू मेरा मोल्टेन मेटल डाल दिए, फिर सोल्डर किए, मुझे मिल गया। तो ये एंड ऑफ द पाथ होता है, जहाँ से मेरा स्टार्ट होता है कैविटी। तो यहाँ क्या हो जाता है मेरा यहाँ पे आप लिख सकते हो कि यहाँ पे मेरा मोल्ड स्टार्ट होता है, मोल्ड कैविटी बिगेन, यहाँ पे मेरा मोल्ड कैविटी बिगेन होता है। तो ये सारे चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। इस दूसरा फिगर में भी ये चीज़ दिखाया गया है। पोरिंग बेसिन में पहले हम लोग मोल्टेन मेटल को डालते हैं विद द हेल्प ऑफ लेडल, फिर ये प्रेशर कम और वेलोसिटी इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू ग्रेविटी स्क्रू। फिर ये आता है चोक के पास, चोक जो होता है वो स्क्रू वेल जैसा रहता है, इसको मैं बाद में बताऊंगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसका काम रहता है रेगुलेट करना, जितने भी मोल्टेन मेटल आ जाए उसके फ्लो ऑफ लिक्विड को ये मेरा रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है, ठीक है। इसको हम लोग यूज़ करते हैं अनप्रेशराइज कास्टिंग सिस्टम में। दो तरह का कास्टिंग सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे, सॉरी गेटिंग सिस्टम वहाँ पे यूज़ करेंगे। एक होता है प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम, एक होता है अनप्रेशराइज गेटिंग सिस्टम। तो फिलहाल चोक से होते हुए मेरा रनर के यार पहुंचता है, ये पूरा का पूरा पैसेज जो देख रहे हो लंबा सा, ये मेरा रनर होता है। उसके बाद गेटिंग सिस्टम, ये 3 गो गेट यहाँ पे दिया गया, 1, 2 और 3। इस गेट के थ्रू मेरा कास्टिंग प्रोडक्ट फाइनली मेरा मिल जाता है। और बाद में यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं राइजर। राइजर को मैं पिछला वीडियो में बता दिया हूँ, राइजर में भी हम लोग मोल्टेन मेटल को डालते हैं। क्यों डालते हैं कि होता क्या कि मान लो यहाँ पे मोल्टेन मेटल आया, ठीक है, मोल्टेन मेटल आया यहाँ पे, और यहाँ से आते हुए ये गेट तक पहुंचा और ये अंदर जाके कास्ट कर दिया, और इसके बाद ये पूरी तरह से मुझे कास्ट प्रोडक्ट मिल गया। मान लेते हैं कि कहीं पे मेरा जो है बच गया, जैसे यहाँ पे इतना पार्ट में मुझे मोल्टेन मेटल अभी खाली बच गया, और चूंकि मोल्टेन मेटल का टाइम के साथ सोलिडिफाई हो जाता है, तो पोरिंग बेसिन में ये जगह पे जो इस सारे पार्ट में जो वो सोलिडिफाई हो जाएगा। तो इस जगह पे फिलअप करने के लिए एक्स्ट्रा मैं राइजर का जो मोल्टेन मेटल रहता है
एक तरह से समझ लो राइजर मेरा रिजर्वेयर का काम करता है, एक टैंक की तरह काम का रिजर्वेयर, जो भी बाद में अगर मेरा घट गया, कहीं पे खाली बच गया, तो वहाँ पे मेरा भर देगा मोल्टन मेटल। तो ये सबसे, ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि राइजर में जो मोल्टन मेटल रहता है वो फ्रीज कब हो जाता है, कास्टिंग के पहले या फिर कास्टिंग के बाद? तो याद रखना ये कास्टिंग के बाद में होता है। सबसे बाद में जो मोल्टन मेटल मेरा फ्रीज होता है वो राइजर वाला होता है, जब पूरी तरह से मोल्टन मेरा कास्ट प्रोडक्ट मिल जाता तब, कि कहीं अगर बचे तो राइजर मेरा हेल्प करता है। तो ये हो गया सभी का क्या यूज हो गया। तो आप लोग ये चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो ये मेरा प्रोसेस, हम लोग कोई भी जब कास्टिंग करते हैं तो ये सारे प्रोसेस को हम लोग ध्यान में रख के करते हैं। नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग बात करेंगे, जब ये सारी चीज़ को हम लोग को पता चल गया तब हम लोग को पता होना चाहिए कि भाई कितने तरह का हम लोग गेट्स यूज करते हैं। ठीक है, वो हम लोग पहले देखेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ गेट के बारे में। तो आप मुझे टाइम दीजिएगा, मैं सभी वो चीज़ को बता दूंगा ताकि आपको कास्टिंग से रिलेटेड कभी वो दिक्कत ना हो, मैं सब वो बताऊंगा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ गेट में यूज करेंगे इन कास्टिंग। कास्टिंग में कितना तरह का गेट्स यूज करते हैं, देखो पहला जो हो जाता है, मेनली हम लोग 3 तरह का यूज करते हैं। एक तो होता है मेरा टॉप गेट, क्या हो जाता है मेरा टॉप गेटिंग या फिर टॉप गेट बोल लो। ठीक है, सेकंड वाला जो पार्ट होता है दिस इज कॉल्ड योर मेरा बॉटम, क्या उसको बोलते हैं बॉटम गेटिंग। एंड थर्ड वाला जो होता है दैट इज कॉल्ड योर पार्टिंग लाइन, पार्टिंग लाइन गेटिंग। अब इससे पहले एक चीज़ जान लो, जब भी हम लोग कोई प्रोडक्ट को बनाते हैं, मान लो ये मेरा प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट के बीच में जो पास होता है लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं पार्टिंग लाइन। क्या इसको बोलते हैं पार्टिंग लाइन बोलते हैं। ठीक है, और पार्टिंग लाइन के जो ऊपर वाला रहता है फेस, सरफेस, इसको हम लोग बोलते हैं कॉप, और नीचे वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं ड्रैग। ठीक है, ये हम लोग क्यों करते हैं, ऐसा नाम क्यों देते हैं? देखो नॉर्मली हम लोग एक तरह से किसी भी चीज़ को स्टडी करने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि ऊपर वाला पार्ट है नीचे वाला पार्ट है, इसलिए स्पेसिफिक नाम दे दिए कॉप एंड ड्रैग। बात समझे, पार्टिंग लाइन बीच में जो जा रहा है। अब अगर हम लोग यहाँ पे टॉप गेटिंग करेंगे, आपको पता है कि भाई गेट, अभी जस्ट हम लोग पढ़े गेट का काम क्या रहता है। यहाँ पे हम लोग देखें गेट जहाँ पे एंड ऑफ द पाथ होता है वहाँ पे मोल्टन मेटल मेरा घुसता है मोल्ड कैविटी में। ठीक है, एंड ऑफ द पाथ होता है। ओके, मतलब ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे बेसिकली ये मेरा मोल्टन मेटल यहाँ से आया, फिर यहाँ स्क्रू वेल है, रनर के थ्रू यहाँ पे घुस रहा गेट है। ठीक है, टॉप गेटिंग, बॉटम गेटिंग, पार्टिंग लाइन। तो टॉप गेटिंग में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये मेरा आपको मिलेगा कॉप पार्ट में। ये क्या हो जाता है मेरा कॉप मोल्ड पार्ट में देखने को मिलता है, मोल्ड पार्ट। यानी कि आपको जो गेट देखने को मिलेगा वो टॉप सरफेस में देखने को मिला। मतलब अगर हम लोग बात करेंगे टॉप गेटिंग का, तो यहाँ समझ लो कि मोल्टन मेटल यहाँ पे आपको गेट देखने को मिलता है, ये मेरा टॉप गेट है। टॉप गेट है, टॉप गेट क्या हो जाए कॉप पार्ट में मेरा मोल्टन मेटल जा रहा है, कहाँ पे मोल्ड कैविटी में जा रहा है। अगर हम लोग बात करेंगे बॉटम गेट का, तो बॉटम गेट में हम लोग देखेंगे ड्रैग पार्ट में रहता है। कहाँ रहता है, ड्रैग पार्ट में आपको देखने को मिलेगा मोल्ड पार्ट। ठीक है, ठीक है, यानी कि अगर हम लोग बॉटम गेटिंग के थ्रू मोल्टन मेटल को मोल्ड कैविटी में डालना चाहते हैं तो इस यहाँ से होते हुए मेरा जाएगा, नीचे से होते हुए मेरा मोल्ड कैविटी में अंदर जाएगा। यानी कि ड्रैग पार्ट में आपको देखने को मिलेगा ये वाला गेट। तो ये गेट कहाँ रहता है, ड्रैग पार्ट में रहता है। और टॉप गेट कहाँ रहता है, ये मेरा कॉप पार्ट में रहता है। दो चीज़ क्लियर हो गया। अगर हम लोग बात करेंगे पार्टिंग लाइन का, तो पार्टिंग लाइन एकदम बीच में रहता है। कहाँ पे रहता है, लोकेशन इसका क्या रहता है, लोकेटेड। अगर बोलेंगे लोकेटेड इन पार्टिंग लाइन, पार्टिंग लाइन, तो आपको पार्टिंग लाइन पे देखने को मिलेगा। मतलब अगर बीच में थ्रू से होते हुए हम लोग मोल्टन मेटल को पास करेंगे, यानी कि यहाँ पे जब हम लोग गेट लगा देंगे तो उसको हम लोग पार्टिंग लाइन गेट बोलेंगे, और उसके थ्रू से मेरा मोल्ड कैविटी में जाता है। अब बात आता है कि सबको यूज़ क्यों करते हैं और उसका क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है। अगर हम लोग टॉप गेट से करते हैं तो इसमें वेलोसिटी काफ़ी हाई मिलता है, बट ये एक मेरा तो एक तरह से मेरा डिसएडवांटेज हो जाता है। तो इसका डिसएडवांटेज यही है कि इसमें जो है टर्बुलेंस काफ़ी देखने को मिलता है। टर्बुलेंस काफ़ी देखने को मिलता है, क्यों, बिकॉज काफ़ी हाई वेलोसिटी से आता है, और इसी के चलते मुझे पुअर सरफेस फिनिश मिलता है। क्या मिलता है, पुअर सरफेस फिनिश। पुअर सरफेस फिनिश क्यों, आपको बता है कि अगर आप ही समझो कि एक मेरा इस तरह का है, ये मेरा कॉप हो गया, ऊपर में ये पार्ट हो गया ड्रैग हो गया, और काफ़ी स्पीड में अगर आएगा मोल्ड कैविटी में, मोल्ड कैविटी मान लेते हैं ऊपर में इस तरह करके दिया गया। ठीक है, चलो मैं और फिर दूसरा फिगर बना लेता हूँ यहाँ पे कि ये मेरा मान लो मोल्ड कैविटी यहाँ पे, ठीक है, इतना है, और ये ऊपर वाला पार्ट में आ रहा है। तो क्या होगा, काफ़ी स्पीड अगर आएगा तो नीचे में कभी जल्दी ही सॉलिडिफाई होगा, ऊपर वाला पार्ट लेट से सॉलिडिफाई होगा, जिसके चलते वहाँ पे जो पुअर सरफेस सही नहीं मिल पाएगा, क्योंकि स्पीड में हम लोग डाल रहे हैं। मैंने आपको बताया था पिछला लेक्चर में कि मेरा रनर का काम रहता है वेलोसिटी को नीचे करना, आई मीन नीचे मीन्स कहने का मतलब स्लो करना, ताकि वो सही तरह से मेरा गेटिंग सिस्टम में जा सके, क्योंकि मेरा स्क्रू जो वो वेलोसिटी को इंक्रीज कर देता है।
तो हम लोग देखे थे अगर हम लोग सेम चीज़ आप कॉप में कर दे रहे हैं तो फिर से हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं वेलोसिटी को, जिसके चलते सरफेस फिनिश मुझे खराब मिलता है। तो ये एक तरह से इसका डिसएडवांटेज हम लोग को देखते हैं ऑन टॉप गेटिंग। अगर हम लोग बॉटम गेट का बात करेंगे तो बॉटम गेट में क्या होता है, लिक्विड मटेरियल जो फिल्स करता है वो लोअर पार्ट से करता है तो काफ़ी स्लो करता है, और ग्रेजुअली जो है वो धीरे धीरे मेरा मोल्ड के ऊपर पार्ट तक जाता है। क्योंकि सबसे पहले कहाँ तक पहुँचेगा, जैसे इस फिगर को देखो नीचे में जाएगा क्योंकि नीचे से डाल रहे हैं, और नीचे से भरते फिर ऊपर की ओर पहुँचता है। तो काफ़ी स्लो प्रोसेस में होता है, जिसके चलते मेरा इरोजन वगैरह देख सकता है, यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ये काफ़ी क्या हो जाता है, मेरा स्लो प्रोसेस हो जाता है, स्लो भरता है नीचे से, मतलब डाउन से जाता है, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या हो जाता है, इसमें लेस मुझे देखने को मिलता है, यहाँ क्या देखने को मिलता है, लेस मुझे सैंड इरोजन देखने को मिलता है, सैंड इरोजन देखने को मिलेगा। लेकिन याद रखना कि ये लेस देन टॉप गेट होता है, मतलब टॉप गेट से कम ही देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड हम लोग बात करेंगे पार्टिंग लाइन का। पार्टिंग लाइन का क्या हो जाता है कि बीच में पास करते हैं, बस इससे इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो होता है मेरा दोनों में, जो टॉप गेट में और बॉटम गेट में जो भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है, ये दोनों का सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो ये सॉल्व करता था दोनों प्रॉब्लम को, ये क्या हो जाता है, सॉल्व ऑफ बोथ गेट। डिसएडवांटेज यानी कि दोनों का जो भी डिसएडवांटेज आता है, जैसे पहले वाले में देखे पूरा सरफेस फिनिश मिलता है, काफ़ी हाई वेलोसिटी आता है, नीचे वाले में क्या देखे बॉटम वाले में कि धीरे धीरे स्लो भरते हुए जाता है, ग्रेजुअली वाल में पहले जाता है, वाल से होते हुए ऊपर सरफेस तक पहुंचता है। तो सभी को क्लियर कर देता है कब, जब हम लोग पास करेंगे पार्टिंग लाइन से, चलो बीच से पास करेंगे तो ये काफ़ी अच्छी तरह से मेरा सरफेस फिनिश भी देगा और सही तरह से मेरा मोल्ड कैविटी भी देगा। तो ये इतना तरह का हम लोग गेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। नाउ अब हम लोग बात करेंगे जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा गया, दैट इज कॉल्ड योर गेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे हम लोग को पता होना चाहिए कि भाई गेटिंग सिस्टम क्या हो जाता है, और फिर हम लोग बात करेंगे गेटिंग रेशियो के बारे में। गेटिंग सिस्टम, अब ये गेटिंग सिस्टम क्या था इसको हम लोग देखते हैं। देखो गेटिंग सिस्टम हम लोग दो तरीके से करते हैं, एक होता है मेरा प्रेशराइज, ठीक है, क्या हो जाता है मेरा प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम, और दूसरा मेरा हो जाता अनप्रेशराइज गेटिंग सिस्टम। क्या हो जाता है मेरा अनप्रेशराइज गेटिंग सिस्टम, या फिर आप इस यहाँ को लिखना नहीं है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ठीक है। एक सेकंड मैं यहीं पे बता देता हूँ, दोनों फिगर में इसीलिए लाया हूँ। पहला वाला जो फिगर आप देख रहे हैं ये बेसिकली मेरा जो है आपका प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम ही है। ये क्या है, मेरा प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम है, गेटिंग सिस्टम। एंड जो सेकेंड वाला आप फिगर देख रहे हो, ठीक है, ये सेकंड जो फिगर आप देख रहे हो ये मेरा फिगर जो है वो अनप्रेशराइज गेटिंग सिस्टम है। क्या है, अनप्रेशराइज गेटिंग सिस्टम। अब क्या होता है इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से समझना, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इजी है, सो डोंट वरी, कोई भी बड़ा चीज़ नहीं है। देखो सिंपल सा एक ही लॉजिक यहाँ पे समझना। यहाँ पे देखो आप गेट का जो साइज है उस साइज को देखो, यहाँ पे आप देखोगे कि धीरे धीरे साइज जो है वो डिक्रीज हो रहा है जैसे जैसे मोल्ड कैविटी की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन जब आप अनप्रेशराइज में देखते हो तो यहाँ पे एरिया जो है इसका बढ़ रहा है, बस यही है। अब ऑब्वियसली बात है प्रेशराइज में क्या देखे सर कि मेरा जो मान लो ये मेरा क्या है गेट्स है, ये मेरा ये मेरा रनर है, ये क्या है मेरा रनर, ये मेरा रनर है, ओके। और रनर के साथ मेरा लगा क्या रहता है, गेट्स लगा रहता है, और गेट आप देखोगे कुछ इस तरह आपको देखने को मिलेगा, और बाद में ये मेरा है क्या, मोल्ड कैविटी, ये मेरा क्या मोल्ड कैविटी है। तो आप क्या देखें यहाँ पे कि सर यहाँ पे एरिया मेरा पहले जो है यहाँ पे अगर मान लेते हैं मेरा डायमीटर कुछ डी रहेगा तो ये आके छोटा डी हो जाएगा, इट मीन्स यहाँ पे एरिया घटा। जब एरिया मेरा घटता है तब मेरा वेलोसिटी इंक्रीज होता था, इसीलिए प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम कहलाता है। यानी कि यहाँ पे जो मेरा मोल्टन मेटल जाएगा वो हम लोग जैसे एरिया को घटाएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, वहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज होता है, और हाई वेलोसिटी के साथ मेरा मोल्ड कैविटी में मोल्टन मेटल जाता है। अगर हम लोग प्रेशराइज गेटिंग का बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले यहाँ पे रनर दिखाएगा, तो हम लोग मान लेते हैं ये कि मेरा रनर है, और रनर के बाद ये मेरा जो है इस तरह करके कुछ जाएगा मेरा गेट, ये मेरा गेट है, तो दिस इज कॉल्ड ये मेरा, तो ये मेरा गेट है, ये ध्यान रखना, ये क्या है मेरा गेट है। इन गेट बोल लो, गेट बोल लो, ठीक है, कुछ भी बोलते हैं, इन गेट भी बोल लो। तो ये मेरा हो गया क्या, रनर हो गया, एंड ये मेरा क्या होगा, दिस इज कॉल्ड ये मेरा गेट, ओके। और फिर बाद में मुझे मिल रहा है यहाँ पे क्या, मोल्ड कैविटी, जहाँ पे मुझे कास्टिंग प्रोडक्ट मिलेगा, ओके। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि अगर यहाँ पे हम लोग डायमीटर ले लेंगे, डायमीटर मेरा छोटा डी है तो यहाँ जाके मेरा बड़ा डी हो जा रहा है, इट मीन्स यहाँ पे एरिया जो है वो मेरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, सॉरी यहाँ पे एरिया मेरा घट रहा है तो यहाँ पे एरिया मेरा बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे मेरा एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा।
तो यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज होता है, यानी कि अनप्रेशराइज ऑटोमेटिक ये मेरा जाता है, लेकिन यहाँ पे प्रेशराइज हम लोग करते जानबूझ के जगह हाई वेलोसिटी से मेरा मोल्टेन मेटल मोल्ड कैविटी में जाए। दोनों में यही अंतर होता है और कोई अंतर नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है डिक्रीज हो जाता है। आप यहाँ पे भले लिख सकते हो इस पॉइंट को कि इसमें हम लोग देखते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज, इसका मतलब है डिक्रीज ग्रेजुअली, ठीक है, ग्रेजुअली टूवर्ड्स मोल्ड कैविटी यानी जैसे जैसे हम लोग मोल्ड कैविटी की ओर जाते हैं वहाँ मेरे एरिया क्या होता है, यहाँ पे मेरा डिक्रीज करता है, ग्रेजुअली धीरे धीरे मेरा करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मोल्टन मेटल जो रहता है वो काफ़ी हाई स्पीड जाता है। ये तो आप समझ गए होंगे कि स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी अच्छा होता है, स्पीड जाता है किसका, मोल्ड कैविटी का। और जस्ट अपोजिट आपका इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग एरिया मेरा घटता है, यानी अनप्रेशराइज में। ये भी आप समझ गए होंगे ना। हम लोग बात करते हैं गेटिंग सिस्टम का। यहाँ पे हम लोग देखेंगे अब गेटिंग सिस्टम के बारे में। अब ये गेटिंग सिस्टम क्या था उसको हम लोग देख लेते हैं। देखो आपसे पूछा गया था, हम लोग चलते हैं आप क्वेश्चन की ओर। ये आपसे पूछा था गेटिंग सिस्टम। देखो ये सारे जानने के बावजूद अभी गेटिंग सिस्टम बताया नहीं है। गेटिंग सिस्टम आप तो देख ही लिए होंगे, जस्ट सॉरी गेटिंग सिस्टम में आपको बता दिया कि यहाँ पे आप देखें क्या कि गेटिंग सिस्टम क्या हो जाता है। हम लोग देखें कि गेटिंग सिस्टम में हम लोग मोल्टन मेटल को विद द हेल्प ऑफ गेट के थ्रू मोल्टन मेटल में डालते हैं, जहाँ पे मेरा एरिया जो है वो कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं। अनप्रेशराइज में एरिया हम लोग ज़्यादा कर लेते हैं, वेलोसिटी कम हो जाता है, और प्रेशराइज में एरिया हम लोग घटा देते हैं, वेलोसिटी मेरा बढ़ जाता है। अब इसमें मेरा गेटिंग एक रेशियो लेते हैं, उसका भी यूज आपको क्वेश्चन में दिखाया गया है। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आप एक गेटिंग सिस्टम का। तो मैं आपसे रिलेटेड जितने भी कास्टिंग करते हैं सब चीज़ डिस्कस कर लिया, तो आपको कहीं से भी पढ़ने का जरूरत नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आपसे लग जाएगा। लास्टली बात करते हैं गेटिंग रेशियो का। अभी गेटिंग रेशियो क्या है, देखो गेटिंग रेशियो बेसिकली हम लोग एक आपका लेते हैं रेशियो लेते हैं, किसका एरिया लेते हैं आप स्प्रू का, इनटू लेते हैं एरिया ऑफ लेते हैं रनर, इनटू एरिया ऑफ गेट और इन गेट। ये चाहे तो आप लिख लो, गेटिंग रेशियो इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्प्रू इंस टू एरिया ऑफ रनर इंस टू एरिया ऑफ गेट। यहाँ पे एस मीन्स स्प्रू का बात कर रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और आर मीन्स यहाँ पे रनर का बात हो रहा है, और यहाँ पे जी फॉर बात कर रहा है गेट का, या फिर बात कर रहे हैं इन गेट का। समझ आया कि नहीं। अब यहाँ पे जब हम लोग प्रेशराइज गेटिंग का बात करें, प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम का बात करेंगे, तो इस केस में जो हम लोग गेटिंग सिस्टम लेते हैं या फिर गेटिंग रेशियो लेते हैं वो मेरा हो जाता है 1:2:1। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अनप्रेशराइज यानी कि अनप्रेशराइज गेटिंग सिस्टम का, तो इसके लिए जो मेरा रेशियो हो जाता है गेटिंग रेशियो, ये हो जाता है आपका 1:2:2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपको क्वेश्चन बहुत सारा आप बना सकते हो। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो इसको 1:2:1 को कभी कभी हम लोग 1:0.75:0.5 बोलते हैं। एंड अनप्रेशराइज गेटिंग सिस्टम का जो गेटिंग रेशियो होता है ये हम लोग और बोल सकते हैं 1:3:3 या फिर 1:1:3। अब यहाँ से देखो बहुत ही अच्छा एक चीज़ ध्यान दो। आप क्या देख रहे हो कि जब हम लोग बात कर रहे हैं प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम का 1 नंबर में, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि भाई जो मेरा स्क्रू का एरिया है 1 है, रनर का एरिया मेरा 2 है, और आपका गेट का एरिया यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है, मतलब 0.5। अगर इस पे देखोगे यहाँ पे 0.5 देखने को मिल रहा है, मतलब सबसे कम एरिया किसका है, मेरा गेट का एरिया से यहाँ पे सबसे कम देखने को मिल रहा है। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गेट का एरिया सबसे कम देखने को मिला है। इसीलिए जो मेरा प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम है इसको हम लोग गेट कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग गेट कंट्रोल सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं, गेट कंट्रोल सिस्टम। इसको हम लोग बोलते हैं गेट कंट्रोल सिस्टम। इसका मतलब क्या है कि देखो जी फॉर गेट है ना, तो लास्ट मेरा ये गेट का प्रोडक्ट है, ठीक है, गेट का एरिया है, ये मेरा किसका एरिया है, रनर का एरिया है, और ये मेरा किसका एरिया है, स्क्रू का एरिया है। तो आप देखोगे गेट कंट्रोल करता है, मतलब गेट को हम लोग कम कर देते हैं। यहाँ देखो 0.5 गेट है, इट मीन्स यहाँ पे एरिया हम लोग घटा दिए, एरिया घटा दिए मतलब वेलोसिटी को बढ़ा दिए। तो वेलोसिटी को बढ़ाते कब है, जब हम लोग प्रेशराइज यूज करते हैं। आप देखोगे प्रेशराइज वाला जब मैं बताया था, तो आप देखो यहाँ पे जब प्रेशराइज का बताया तो एरिया मेरा यहाँ पे घट जाता है, वेलोसिटी बढ़ जाता है, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे हम लोग इसके एरिया कम कर लेंगे, इसलिए आप यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे देखो 0.5 इट मीन्स यहाँ पे एरिया घट गया, वेलोसिटी मेरा बढ़ गया है। तो जब भी आपको प्रेशराइज का बात करेगा, कोई भी मेरा रेशियो दे देगा तो सबसे लास्ट वाला सबसे कम होना चाहिए। आप पकड़ लीजिएगा कि ये किसका बात कर रहा है, मेरा बात कर रहा है गेट का। तो यहां पे आप अगर आप क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, यहाँ इन गेट का ही बात किया गया है। इन गेट यानी जो भी रेशियो होगा वो सबसे कम मेरा लास्ट वाला होगा, यानी कि ये लास्ट वाला सबसे कम होना चाहिए। तो इस सभी में अगर आप ध्यान से दिखेगा कि किस वाले आपका अगर ये पूछा जाए सबसे किस में कम दिया गया है, तो आप देखिएगा डी नंबर में
2:1 बताया गया, यानी सबसे कम मेरा लास्ट वाला है। यहाँ पे आप देखोगे, देखो इससे ज़्यादा है ये मेरा, ठीक, इस सेकंड वाला भी इससे भी ज़्यादा है, तो सबसे जब मेरा कम रहेगा तभी यूज़ करेंगे। और अनप्रेशराइज गेटिंग सिस्टम को और एक नाम से जानते हैं, वो भी मैं आपको बता दूँ। इसको कंट्रोल कौन करता है, तो अगर अनप्रेशराइज का बात करें तो याद रखेगा इसको कंट्रोल करता है मेरा चोक, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं चोक कंट्रोल सिस्टम। अब ये चोक क्या होता है, मैंने आपको फिगर में बताया था चोक के बारे में, एक सेकंड। यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे आपका चोक था, ये आप देखोगे ये मेरा चोक है। इस फिगर को देखो, यहाँ पे हम रेड से ब्लैक से दिखा रहा हूँ, ये आपका चोक दिखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये जो आपका चोक है ये काम क्या करता है, चोक मेरा काम करता है, कंट्रोल करता है, जो भी मेरा मोल्टेन मेटल को डालते हैं वो उसको ये कंट्रोल करता है, उसको कंट्रोल करता है। एरिया, ये कंट्रोल एरिया प्लेस्ड इन द स्क्रू वेल टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द लिक्विड इन द मोल्ड कैविटी। ये कितना मेरा मोल्ड कैविटी में जाए, क्योंकि जब भी हम लोग पोरिंग बेसिन से डालते हैं तो स्क्रू के थ्रू ये आपका चोक में ही आता है, जो यहाँ पे आके जमा होता है मोल्टेन मेटल, फिर ये रनर के थ्रू मेरा गेट के थ्रू मेरा जाता है, तो ये मेरा क्या कंट्रोल करता है। तो अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अनप्रेशराइज का, तो वो कौन कंट्रोल करता है, वो आपका कंट्रोल करता है, एक सेकंड क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं, वो मेरा कंट्रोल करता है कौन, आपका चोक कंट्रोल सिस्टम। तो यहाँ पे चूंकि बात किया गया, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे बोला गया इन गेट का बात किया गया है, गेटिंग सिस्टम। तो इन गेट में हम लोग देखें किसका कौन कंट्रोल करता है, गेट का कंट्रोल होता है। और गेट का मेरा एरिया होना चाहिए क्या, कम, एरिया कम होना चाहिए, तब जाकर वेलोसिटी मेरा बढ़ेगा, यानी सबसे कम मेरा होना चाहिए लास्ट वाला, तो इसलिए डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं था, ये बेसिकली आपका टोटल थ्योरी था कास्टिंग का, मैं टोटल बता दिया हूँ। इस चाहे को उसको अगर नोट डाउन करके रखेगा तो फर्दर आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7th क्या पूछा गया, हम लोग पढ़ते हैं। व्हेन देयर इज नो रूम टेम्परेचर चेंज द टोटल श्रिंकेज अलाउंस ऑन द पैटर्न इज इंडिपेंडेंट ऑफ। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि ये कभी भी पोरिंग टेम्परेचर में डिपेंड नहीं करता है। अब बोलेंगे सर श्रिंकेज अलाउंस क्या होता है। देखो मेटल का ये खासियत होता है, जब भी हम लोग मेटल को मोल्ड कैविटी में डालते हैं, मान लो ये मेरा एक पैटर्न है और यहाँ पे हम लोग इस तरह मोल्ड कैविटी डाल देंगे, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, हीट करके उसको हम लोग पानी जैसा लिक्विड कर दिए और उसको डाल दिए। मान लो ये मेरा क्या आयरन है, आयरन का मोल्ड है, इसको डाल दिए। जब ये सूख जाएगा तो सूखने के बाद मुझे कैसा मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। सूखने के बाद कुछ मुझे इतना मिलेगा, इतना ही मिलेगा मेरा कास्ट। अब बोलेंगे सर ये जो बीच में इतना गैप है, ये गैप क्या हुआ, यहाँ पे जो गैप दिखाई दे रहा है ये क्या हो गया, श्रिंक कर गया। क्योंकि मेटल का ये खासियत होता है, जब वो सूखता है, सोलिडिफाई हो जाता है तो श्रिंक कर जाता है। तो इस चक्कर में हम लोग अगर कोई भी अलाउंस देंगे तो ये वाला चीज़ हम लोग अलाउंस प्रोवाइड करेंगे। इसी को बोलते हैं सोलिडिफिकेशन अलाउंस या फिर श्रिंकेज अलाउंस, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे प्रोडक्ट इतना ही मिलेगा। तो अगर कोई आपसे बोलेगा कि भाई मुझे आयरन का एक ऐसा प्रोडक्ट बना के दो जिसका साइड जो होना चाहिए ना, मान लो स्क्वायर साइड में कर रहे, वो होना चाहिए आपका 10 mm का या फिर 10 मीटर का होना चाहिए साइड्स। तो आप पहले क्या करोगे, आपको पता है कि भाई 10 mm का अगर हम लोग आयरन का देंगे तो वो हमको 12 mm का रखेंगे, क्योंकि 2 mm का वो पहले श्रिंकेज हो जाएगा। तो इधर मान लो 1 mm का श्रिंकेज हो गया, यहाँ पे 1 मीटर ले लेते हैं, 1 मीटर का इधर श्रिंक हो गया, इधर 1 मीटर का 1 श्रिंक हो गया। तो आप पहले 10 बनाओगे, आप पैटर्न कितना का बनाओगे, 10 का बनाना, तो 12 मीटर का बनाओगे पैटर्न, क्योंकि आपको पता है कि 2 तो पहले सूख जाएगा, इधर भी 2 सूख जाएगा, आपको फाइनल मिलेगा 10 जो कि मुझे चाहिए। तो ये जो श्रिंकेज दिया गया उसी को बोलते हैं सॉलिड श्रिंकेज। और ये जो है मेरा पोरिंग टेम्परेचर, आपको पता है पोरिंग टेम्परेचर जहाँ पे मेरा मोल्टेन मेटल को डालते हैं तो उस टेम्परेचर पे कोई डिपेंड नहीं करता, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है कौन सा हम लोग मेटल यूज़ कर रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। समझ आए, ये इंडिपेंड होता है, मतलब उसमें डिपेंड नहीं करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसका फॉर्मूला भी आपको बता दूं ना, श्रिंकेज अलाउंस का एक फॉर्मूला होता है, वो भी आप जान लो। ये हो जाता है श्रिंकेज अलाउंस इक्वल टू अल्फा इंटू ए, ब्रैकेट में आ जाता है TF माइनस TA। यहाँ पे दे लो ए क्या हो जाता है, ए जो है दिस इज कॉल्ड माई कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि आपको पता है कि ये कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, श्रिंक करता है, इसलिए ये आपका क्या हो जाता है, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। इसको आप लिख लो थर्मल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ओके। एरिया, ए आपका एरिया हो जाता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पैटर्न और मोल्ड हो जाता है। TF क्या हो जाता है, TF आपका फ्रीजिंग टेम्परेचर हो जाता है। और TA क्या हो जाता है, ये मेरा एम्बिएंट टेम्परेचर हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो है कोई भी टेम्परेचर, यानी फ्रीजिंग टेम्परेचर का बात कर रहा है, एम्बिएंट टेम्परेचर का बात कर रहा है, यहाँ पे पोरिंग टेम्परेचर का कोई बात नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे फ्रीजिंग टेम्परेचर में डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है। कंपोनेंट साइज पे डिपेंड करता है, ऑब्वियसली करता है। एंड कोफिशिएंट थर्मल कॉन्ट्रैक्शन, तो ये आपका ए जो दिखाई दे रहा है ये आपका ये दिया गया है। फ्रीजिंग टेम्परेचर आपका TF दिया गया है, ठीक है, TF दिया गया, ये भी इसमें डिपेंड करता है, साइज पे भी डिपेंड करता है। तो एरिया यानी कि साइज पर भी डिपेंड करता है। तो ये आपका ए हो गया, कोफिशिएंट थर्मल कॉन्ट्रैक्शन, ये आपका अल्फा दिया गया है, एंड ये आपका TF दिया गया है, लेकिन यहाँ पे पोरिंग में नहीं डिपेंड करता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर।
नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया कन्वर्जन पैसेज इन यूज टू फीडिंग द लिक्विड मेटल। देखो मैं एक बार थ्योरी बताने के बाद ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ बात करें कन्वर्जन, क्या होता है कन्वर्जन? जब हम लोग पढ़ते हैं फ्लूइड, उसमें हम लोग कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल पढ़ते हैं, तो इस तरह का कुछ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन डाइवर्जेंट। इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंट, ठीक है, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंट। तो बीच से अगर हम लोग देखेंगे कि कन्वर्जन का बात करेंगे, कन्वर्जन में क्या होता है, मेरा धीरे धीरे एरिया डिक्रीज करते हुए जाता है। अगर बड़ा डी है तो छोटा डी यहाँ पे आ गया, यानी कि क्या एरिया यहाँ पे घटता है, क्या करता है, घटते हुए जाता है। और ऐसा करते क्यों? अगर आप ध्यान से देखिएगा कास्टिंग, जस्ट मैंने कहा अगर हम लोग स्प्रू का बात करेंगे तो स्प्रू में क्या देख रहे भाई कि यहाँ पे एरिया धीरे धीरे मेरा घट रहा है। क्यों घटाते हैं? ताकि मेरा जो मटेरियल, जो भी हम लोग मोल्टेड मेटल डालें, वो इंक्रीज हाई स्पीड से मेरा नीचे की ओर जाए, इस पर आपका स्क्रू वेल की ओर जाए, फिर वो रनर के थ्रू मेरा गेट के थ्रू मेरा कास्टिंग होता है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पर बोला वही चीज़ कि कन्वर्जेंट पैसेज हम लोग क्यों यूज़ करते हैं मोल्टेड मेटल को डालने में, इन मोल्ड में क्यों करता है आप ही बताओ। कॉमन सेंस अगर आप लगाओगे तो यू नो दैट कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट मेरा रहता है इंक्रीज करने के लिए वेलोसिटी। और दूसरा चीज़ मेरा, जब हम लोग उसको वेलोसिटी को इंक्रीज कर देते हैं तो वेलोसिटी इंक्रीज क्यों हो जाता है? देखो करते नहीं हम लोग, मैंने बताया था आपको, इसको हम लोग फोर्सफुली नहीं करते हैं, हम लोग बस इसका प्रेशर ड्रॉप करते हैं। और कन्वर्जेंट रहता तो ऑटोमेटिकली मेरा ग्रेविटी के चलते वेलोसिटी इंक्रीज होता है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें जो भी मेरा एयर पैसेज रहता है वो उसको अवॉइड करता है। अगर एयर इसमें घुसना चाहे ना तो उसको अवॉइड कर देता है। तो ये मेरा अवॉइड करता है, ठीक है, ये क्या करता है, मेरा अवॉइड करता है एयर को। जो भी एयर मेरा इंटर करना चाहता है उसको अवॉइड करता है, उससे बचाता है। तो यहाँ पे आप करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा डी नंबर, ठीक है। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 में क्या बोला गया, इन ग्रेन सैंड मोल्डिंग। मैंने कहा था मोल्ड क्या हो जाता है, मोल्डिंग सैंड हो जाए जिसमें क्ले होता है, क्ले एंड सैंड रहता है। और इस सैंड को हम लोग मॉइस्चर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मॉइस्चर। यानी कि जब भी हम लोग सैंड को मॉइस्चर कर देते हैं तो उसको हम लोग बोल देते हैं एज ए ग्रीन। तो ग्रीन का मतलब होता है ऐसा सैंड, क्ले सैंड, ठीक है, जो हम लोग मोल्डिंग करने के लिए यूज़ करते हैं उसको हम लोग ग्रीन बोल देते हैं। मतलब मॉइस्चर अगर है, उसमें पानी मिला हुआ है तो उसको हम लोग ग्रीन बोल देंगे। अब इसको बोलेंगे मोल्डिंग सैंड का यूज़ कहाँ करते हैं। देखो मोल्डिंग सैंड में जैसे हम लोग मॉइस्चर मिला देते हैं, क्ले और सैंड मिला देते हैं, उससे मेरा शेप एंड साइज, जब भी हम लोग कोई चीज़ को मान लो मोल्टर से वो कास्ट बना दिए, कोई शेप ढाल दिए, तो वो शेप मेरा होल्ड करके रखता है, उस शेप को ज़्यादा दिन तक होल्ड करके रखता है। इसीलिए हम लोग मोल्डिंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं, ठीक है, ग्रीन सैंड का। आगे बढ़ते यहाँ पर रहा है इन द ग्रीन सैंड मोल्डिंग प्रोसेस यूनिफॉर्म हैमरिंग। देखो हैमरिंग हम लोग किस लिए करते हैं, ताकि उसका स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए। उसके अंदर में जो ग्रेनुलर मटेरियल रहता है, उसके अंदर में क्या रहता है, मेरा ग्रेनुलर मटेरियल रहता है, उसका स्ट्रेंथ काफ़ी इंक्रीज हो सके। उसका स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए, इम्प्रूव द मोल्ड स्ट्रेंथ और मेक इट डायमेंशनली स्टेबल बनाने के लिए, उसके स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए हम लोग हैमरिंग करते हैं। बात समझ में आए? साथ ही साथ क्या होता है, उसका जो कंपेबिलिटी होता है वो भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे करेक्ट आंसर देखते कौन सा दिया गया है, लेस चेंज इन गैस पोरोसिटी, यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ मोल्टेन मेटल, फिर बात किया ग्रेजुअली डायमेंशनल स्टेबिलिटी ऑफ द कास्टिंग। यस, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायमेंशन स्टेबिलिटी काफ़ी उससे मिल जाता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। यहाँ पे आपको कुछ कास्टिंग प्रोसेस दिया गया है और यहाँ पे प्रोडक्ट दिया गया है। देखो अगर मैं इसको क्लियर करता हूँ, ये जो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी को बताना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये सभी को डिटेल वाइज आपको एक बार जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे स्लस क्या हो जाता है, सेल मोल्डिंग क्या हो जाता है, ड्राई सैंड मोल्डिंग क्या हो जाता है, और सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग क्या हो जाता है। तो इस वीडियो को मैं सोचूं कि इसको बनाओ या नहीं बनाओ, वैसे मैं बता देता हूं, बिकॉज ये सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको बनाने में और 15 से 20 मिनट लग जाएगा, बट आपको एक बार बताना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तभी जाकर आप समझ आइएगा। ऐसे मैं डायरेक्ट अगर बता दूं तो आइडिया नहीं होगा। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते वन बाई वन करके। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे किसका बात करेंगे, स्लस कास्टिंग का। तो ये जो आप देख रहे हो फिगर, ये मेरा किसका है, स्लस कास्टिंग, स्लस कास्टिंग, ठीक है। स्लस कास्टिंग का बात करते हैं। सबसे पहले आ जाता है मेरा स्लस कास्टिंग, जो होता है वो मेरा परमानेंट मोल्डिंग कास्टिंग हो जाता है, जिसमें हम लोग होलो कास्टिंग को बनाते हैं विथ लाइट वेट। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट कि ये मेरा परमानेंट मोल्डिंग कास्टिंग हो जाता है। मोल्डिंग कास्टिंग टू क्रिएट कैसा हम लोग क्रिएट करते हैं, होलो कास्टिंग, जिसका वेट काफ़ी लो होता है। क्या होता है, लाइट वेट होता है, लाइट वेट।
अभी हम लोग सब कुछ देखेंगे, प्रोसेस देखेंगे कैसे करते हैं। चलो अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि भाई प्रोसेस कौन कौन सा हम लोग प्रोसेस यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, प्रोसेस हम लोग देखते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहला जो हम लोग प्रोसेस यूज़ करते हैं इसमें, वो मेरा हो जाता है मटेरियल को पोर करना मोल्ड में। ठीक है, आप यहाँ पे पहला वाला फिगर देखो, ये मेरा मोल्टेन मेटल, मतलब इस तरह का हम लोग को, ठीक है, ये जो है आपको दिख रहा है घड़ा जैसा, सुराही जैसा, मुझे कोई एक प्रोडक्ट बनाना है। जो आपको फाइनल प्रोडक्ट दिख रहा है ये ऐसा कुछ है, ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट है, ये मेरा क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है। तो मुझे कुछ ऐसा बनाना है, तो इस तरह का मुझे सबसे पहले मेटल मोल्ड रहेगा, और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मोल्टन मेटल को यहाँ पे पोर कर देंगे। तो यहाँ पे पोर कर दिए, पोर कर दिए, ठीक है, पोर मोल्टन मेटल, मोल्टन मेटल को हम लोग पोर कर दिए। ठीक है भाई, सेकंड मेरा प्रोसेस क्या हो जाता है, सेकंड में अलाउ करते हैं इसको ठंडा करने के लिए, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए क्या करते हैं, कूल करते हैं। ठीक है, फॉर शॉर्ट पीरियड टाइम, फॉर शॉर्ट टाइम लिख देते हैं। ठीक है, टाइम अनटिल, जब तक कि अनटिल अ सेल ना फॉर्मेशन हो जाए, सेल फॉर्म्स, हम शॉर्ट लिख देते हैं, आप लिख सकते हो सेल ऑफ मटेरियल फॉर्म इन द मोल्ड, इन दी मोल्ड। देखो क्या बात कही यहाँ पे, देखो जब इसको हम लोग डाल दिए ना, इसके बाद देखो यहाँ पे एक आपका ब्लैक कलर का यहाँ पे चारों तरफ से भर गया। ये क्या हो जाता है, एक तरह से सेल बन जाता है। ठीक है, कैसा बन जाता है, मेरा सेल बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, और हम लोग इसको हीट करते हैं शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, उसके बाद इसको ठंडा कर देते हैं। तो सेकंड प्रोसेस में क्या किया, पहले तो हम लोग मोल्टेन मेटल को डाले, फिर इसको ठंडा किए, ठंडा करने के बाद मेरा क्या बन गया, एक मेरा सेल रेडी हो गया। जब ये मेरा सेल रेडी हो गया तो रिमेनिंग जितने लिक्विड है उसको हम लोग पोर आउट कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं। तो थर्ड में हम लोग क्या करेंगे, पोर आउट कर देंगे, पोर आउट एक्सेस आपका जितना भी मटेरियल है, एक्सेस मटेरियल को देखो यहाँ से हम लोग एक्सेस मटेरियल को हटा दिए, और फाइनली मुझे जो मिला वो क्या मिल गया, दिस इज कॉल्ड मेरा स्लस कास्टिंग प्रोडक्ट। तो फाइनली मेरा मिल गया क्या, स्लस कास्टिंग प्रोडक्ट। तो ये मेरा हो जाता है स्लस कास्टिंग। यहाँ पे और एक फिगर हम दिखाएं, यहाँ पे बात की, देखो कोर हो जाता है। कोर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड योर कोर, जो मैं रेड कलर का दिखाई दे रहा हूँ ये कोर है। यहाँ पे देखो ये ड्रैग पार्ट है, ये आपका कॉप पार्ट है। तो ड्रैग और कॉप पार्ट को अलग करने के लिए कोर का यूज़ करते हैं। बेसिकली कोर क्या हो जाता है, कोर एक सैंड से बना हुआ रहता है, जिसको हम लोग इंसल्ट करते हैं मोल्ड पे, ताकि मेरा एक सही शेप में मेरा जो है कास्टिंग प्रोडक्ट को दे। और इसको यूज करते हैं होलो सेक्शन को बनाने में। मान लो हम लोग इस तरह ऊपर वाला पार्ट एक देख रहे हैं, ये इस तरह का दो सेक्शन को हमको बनाना है, मतलब आई सेक्शन का कोई प्रोडक्ट बनाना, लोहा का इस तरह का बनाना है। अब इन दोनों के बीच में अगर हम लोग कोर दे देंगे तो होगा क्या, दोनों को सेपरेट अलग अलग तरह का मुझे मिल जाएगा। अगर इसको कोर यूज नहीं करेंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाता है, चिपक जाता है। फिर इसको कटिंग वगैरह करना पड़ता है, कटिंग करना पड़ता है, कास्टिंग या फिर मेटल कटिंग करना पड़ता है, जगह अलग होता है, इसलिए कोर यूज करते हैं। तो होलो टाइप का चीज को बनाने के लिए हम लोग कोर यूज करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें स्लस कास्टिंग में, तो हम लोग यहाँ पे कोर का यूज नहीं करते हैं, इसको याद रखना। तो यहाँ पे नो कोर इज यूज, ठीक है, इसीलिए मैं कोर का यूज किया। यहाँ पे नो नीड ऑफ यूजिंग कोर या फिर नो कोर यूज, इसका ध्यान रखिएगा। तो स्लस कास्टिंग जो आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इससे रिलेटेड और मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले बोलेगा कि ये मेरा काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, मेरा टाइम कंज्यूमिंग काफ़ी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये मेरा टाइम जो है वो कंज्यूम करता है, कंज्यूमिंग हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा ये मेरा टाइम लेता है। सेकंड चीज़, लाइट वेट में पहले बता दूँ कि काफ़ी लाइट इन वेट होता है। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं। जैसे कि आपका जो स्मॉल क्वांटिटी में बनाते हैं, जैसे कि हम बता रहे हैं, जैसे टॉय बनाने में इसका यूज़ करते हैं हम लोग, लैंप बनाने में इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो स्टेचू होता है, जो हम लोग स्टेचू बनाते हैं, वहाँ पे भी इसका यूज़ हम लोग करते हैं। तो यहीं पे आपका कहला का आंसर मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपको बोला जाएगा स्लस कास्टिंग ए नंबर। तो स्लस कास्टिंग अगर आप देखिए ध्यान दीजिएगा तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका, होलो कास्टिंग हम लोग देखें, लाइक अ लैम्प सैंड। ठीक है, तो ये भी मेरा टॉय टाइप से हो गया। तो 1 का हो गया 4 नंबर, तो 1 का 4 ए में भी, बी में भी, सी भी हो सकता है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये चीज़ तो हम लोग देख लिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अब आगे, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे दिस इज कॉल्ड योर मेरा सेल कास्टिंग। स्लस और एगो सेल होता है, या फिर स्लेस कास्टिंग भी बोलते हैं, या फिर सेल इसको मोल्डिंग भी बोलते हैं, DING। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि भाई ये क्या बला है और इसमें हम लोग किस तरह का प्रोसेस करते हैं। इसको हम लोग सेल मोल्डिंग भी बोल देते हैं, या फिर सेल मोल्ड कास्टिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सेल मोल्ड कास्टिंग। तो हम लोग 1 बाय 1 करके सारे इंपॉर्टेंट इसका फैक्ट आपको बताते हैं। सबसे पहले इसके लिए मुझे चाहिए क्या क्या, इसके लिए चाहिए मुझे रिक्वायर क्या हो जाता है, रिक्वायर्ड क्या क्या हो जाता है। पहला चीज़ हमको जो चाहिए, ठीक है,
रिक्वायर्ड चाहिए ए नंबर में, दिस इज कॉल्ड मेरा एक ओवन चाहिए, इसमें ओवन चाहिए गर्म करने के लिए। सैंड मेरा चाहिए, यानी कि आपका वो भी सैंड कैसा चाहिए, रेजिन वाला, ठीक है, रेजिन चाहिए, यानी कि उसके साथ वो चिपके, सैंड के साथ वो चिपक जाए, उस तरह का मुझे मिक्सचर चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मुझे और क्या चाहिए, डंप बॉक्स चाहिए, जहाँ पे हम लोग दोनों चीज़ को डाल सके। मैं सब बताऊंगा। एक मेरा मोल्टेन मेटल तो चाहिए ही चाहिए, मोल्टेन मेटल चाहिए, ये सारे चीज़ का इंपॉर्टेंट यहाँ पे आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टार्टिंग वाला चाहिए, मुझे चाहिए क्या, मेटल का पैटर्न चाहिए, जिस तरह का मुझे चाहिए पैटर्न कास्टिंग करना है, ठीक है, ओके। अब और इसका यूज हम लोग किस में करते हैं, हम लोग फेरस और नॉन फेरस दोनों तरह का प्रोडक्ट को बनाने में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, फेरस के लिए और नॉन फेरस, नॉन एफी लिख देते हैं। तो फेरस और नॉन फेरस दोनों का प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। मोस्टली अगर आपसे पूछा जाए, कोई बोले कि कौन कौन सा प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये याद रखना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। जैसे आपका कास्ट आयरन हो गया, उसको बनाने यूज़ करते हैं। इसके अलावा का जो कार्बन स्टील हो जाता है, कार्बन स्टील, उस तरह के प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जो आपका एलॉय स्टील हो जाता है, उस तरह के प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं किसका, सेल मोल्डिंग का यूज़ करते हैं। नाउ अब हम लोग बात करते हैं, ये मेरा एक्सपेंडेबल मोल्ड कास्टिंग प्रोसेस है, जिसमें यूज़ करते हैं हम लोग रेजिन को, उसके हम लोग सेंड को। अब हम लोग प्रोसेस थोड़ा देख ले फटाफट, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे स्टेप 1 दिया गया है, इसलिए फिगर लाया हूँ, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 और फाइनल प्रोडक्ट। अगर आप देखेंगे पहला स्टेप में, तो पहला स्टेप में हम लोग करते क्या है, सबसे पहले हम लोग क्रिएट करते हैं एक पैटर्न को। आप ऊपर वाला जो रेड कलर से दिख रहे हो ना, ये मेरा पैटर्न है, ये जो इस तरह का दिखाई दे रहा है, ये मेरा पैटर्न है। मान लो इस तरह का हम लोग, देखो ध्यान से देखो, अगर फाइनल वाला देखो स्टेप 5 में, तो इस तरह का हम लोग चीज़ बनाएंगे अभी हम लोग, और इसके बीच में हम लोग डालेंगे मोल्टेन मेटल, तब मुझे प्रोडक्ट मिलेगा। तो उसके लिए मेरा फ्रेम कैसा चाहिए, कुछ इस तरह का चाहिए। तो इस तरह का हम लोग बना दिए यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड, ये करा था मेरा पैटर्न क्रिएट करना। पैटर्न क्रिएट जो हम लोग करते हैं, बोलेंगे सर ये जो बना रहे हैं हम लोग, ये जो आपका हैंडल है, ठीक है, ये किस चीज़ का बना रहता है। तो हम लोग यहाँ पे मैं 1 बाय 1 करके लिखते जाता हूँ प्रोसेस को। क्रिएटिंग पैटर्न, पहला पैटर्न क्या हो जाता है मेरा, क्रिएटिंग पैटर्न। और जो क्रिएटिंग पैटर्न करते हैं वो बना रहता है आयरन और स्टील का। किसका बनाते हैं, या तो आयरन का हम लोग बनाएंगे या फिर स्टील का बनाएंगे। बात समझिए, जो आप दिखाई दे रहा है ये वाला ब्लैक कलर से मैं जो दिखाया, ये आयरन या फिर स्टील का बनाएंगे। कोई भी मेटल का बना सकते हैं, ये ऐसा बात नहीं है, वो किसी भी शेप का हो जाता है। जिस तरह का मुझे बनाना है प्रोडक्ट, उस तरह का हम लोग शेप एंड साइज का बनाएंगे। सेकंड मेरा प्रोसेस आ जाता है, जब हम लोग क्रिएट पैटर्न कर दिए तो मोल्ड को क्रिएट करना, क्रिएट मोल्ड। अब इसका मतलब क्या होगा कि देखो, हम लोग एक बार जैसे मेरा पैटर्न रेडी हो जाता है तो रेजिन डाल देते हैं। रेजिन क्या हो जाता है, मेरा सैंड होता है, जिसमें मेरा गम लगा रहता है, चिपकने वाला रहता है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे डाल दिया। आप देख रहे हो ये मेरा सैंड है, और सैंड के साथ इसमें रेजिन है, मतलब समझ लो फेविकॉल टाइप से कुछ ऐसा प्रोडक्ट डाल दिए जो इसके साथ चिपक जाए। अब इसके क्या करते हैं, थर्ड वाले पार्ट में क्या करते हैं, ये समझ गए। सेकंड वाले में हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग रेजिन डाल देते हैं, रेजिन क्रिएट मोल्ड में रेजिन डाल देते हैं, रेजिन सैंड डालते हैं, और फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, गरम करते हैं। अप टू लगभग बोला जाए तो 500 फ़ारेनहाइट तक इसको हम लोग गरम करते हैं। और उसके बाद ये जो आपका प्रोसेस है उसको हम लोग उलाट देते हैं, पूरे को हम लोग देखो कवर कर दिए, उलाट दिए। उलाटने के बाद क्या हो जाता है, यहाँ पे एक मेरा लेयर चढ़ जाता है। आप देख रहे हो यहाँ पे पीला कलर का एक लेयर मेरा यहाँ चढ़ गया है, पीला कलर का एक लेयर चढ़ जाता है। और सिर्फ एक बार ही नहीं करते, ये 4-5 बार प्रोसेस करते हैं लगभग, तब तक कि जब तक मेरा एक सेल ना क्रिएट हो जाए। बात समझ में, एक मेरा अच्छा खासा थिकनेस का, ठीक है। और मेरा कब तक का, जब तक मेरा ये लगभग मेरा 7 से लेकर 8 mm थिकनेस तक मोल्ड ना क्रिएट हो जाए, थिक सेल। तो आप देख रहे हो यहाँ पे पीला कलर का थिक हो जाता है, क्योंकि ये चूंकि मैंने बताया आपको कि रेजिन सैंड होता है, यानी सैंड में मेरा गम जैसा पार्टिकल रहता है, फेविकॉल टाइप से गम रहता है, और ये गर्म करता है तो ये आपस में चिपक जाता है। इस जो मेन मेरा से आपका आयरन और स्टील का जो मैं पैटर्न बनाऊँ उसमें जाकर वो चिपक जाता है। समझ आया कि नहीं। इसके बाद हम लोग आगे प्रोसेस पढ़ते हैं। थर्ड वाले पार्ट में हम लोग करते क्या है, असेंबली जो सेल मोल्ड का रहता है उसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। इसको देखो टाइटली हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, और उसके बाद इसको फाइनली हम लोग इसको क्या करते हैं, हटाते हैं। तो थर्ड पोर्शन में आप बोल सकते हो कि इसमें हम लोग इसको हटा के और इसको हम लोग पोरिंग अप करते हैं, डायरेक्ट आ जाते हैं पोरिंग में। मतलब देखो इजेक्ट कर दिए विद द हेल्प ऑफ इजेक्टर पिन। इजेक्टर पिन जहाँ से हम लोग इसको क्लैंप किए थे इसको हटा दिए, और मेरा सेल जो बन गया इसको हम लोग इसको अब सेट कर दिए फाइनल वाले में। फाइनल वाला में इस तरह करके एक जो मुझे प्रोडक्ट मिला था इस तरह का हम लोग 2 बना दिए और दोनों को लगा दिए यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा सेल था, पहला सेल दूसरा सेल। अब इसको लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पोर करेंगे मोल्टेन मेटल को। जो भी मेरा फाइनल जो प्रोडक्ट मिलेगा कुछ इस तरह शेप का मिलेगा, ऐसा शेप का कुछ मुझे फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। तो इस तरह शेप को बनाने के लिए हम लोग मोल्टेन मेटल को यहाँ पे पोर कर देंगे, और उसके बाद मुझे फाइनल कास्टिंग प्रोडक्ट मिल जाता है। सेल मोल्डिंग में क्या क्या समझे भाई,
सर इसमें हम लोग कुछ नहीं करते, इसका यूज हम लोग करते हैं फेरस नॉन फेरस मेटल को कास्टिंग करने के लिए। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट कास्ट आयरन का, आयरन कार्बन स्टील, अलॉय वगैरह के लिए इसमें हम लोग सैंड रेजिन का यूज़ करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सैंड रेजिन का यूज़ करते हैं, इसमें हम लोग एक मोल्ड बनाते हैं, पैटर्न क्रिएट करते हैं, फिर इसमें सैंड रेजिन डाल देते हैं और उसको हीट करके पलाटते रहते हैं, 2-3 बार पलाते हैं ताकि वो एक मेरा थिकनेस ना बन जाए। और थिकनेस हो जाने के बाद उसको हम लोग इजेक्ट करते हैं सेल में, फाइनली जो हम लोग उसमें मोल्टेन मेटल को पोर कर देते हैं। समझ आया कि नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसमें हम लोग कोर का यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोग यूज करते हैं कोर का। आप लोग लिखना यूज कोर, आपको पता था कोर क्या हो जाता है, हॉलो प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे हम लोग इसका करते हैं, कोर का यूज़ करते हैं। कोर इसको पकड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। इन दोनों आपस में चिपके ना फाइनल वाले में, इस जगह पे हम लोग कोर का यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, ये चीज़ समझ गए होंगे। अच्छा, ये जो होता है मेरा सैंड कास्टिंग के सिमिलर टाइप का होता है, लेकिन ये बेटर जो है डायमेंशन एक्यूरेसी देता है और इसका प्रोडक्टिविटी रेट जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है और लो कॉस्ट होता है। तो ये सारे प्रोडक्ट तो आप यहाँ पे लिख लेना कि काफ़ी जो मेरा लो कॉस्ट होता है, प्रोडक्टिविटी काफ़ी अच्छा होता है, प्रोडक्टिविटी अच्छा होता है, और ये मेरा क्या होता है, एक्यूरेसी काफ़ी अच्छा देता है, एक्यूरेसी काफ़ी अच्छा होता है, हायर एक्यूरेसी होता है। चलो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, सैंड मोल्ड हो गया ना। हम लोग बात करेंगे अब थर्ड प्रोडक्ट के बारे में, और वो मेरा क्या हो जाएगा। अच्छा, इसका मैं तो आंसर ही बताना भूल गया, सैंड मोल्ड का बात किया गया, तो सैंड मोल्ड हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा। ऑप्शन हम लोग बढ़ते हैं, सैंड सेल मोल्डिंग। हम लोग सैंड मोल्डिंग के बारे में क्या देखें कि भाई ये किस तरह का प्रोडक्ट आपको बनाएगा, सिलेंड्रिकल टाइप से। तो यहाँ पे देखो सिलेंड्रिकल ब्लॉक, यानी आपका क्या हो जाएगा, बी का 3 नंबर, तो बी का 3 आपका बी एंड अभी भी ए हो सकता है, तो आपका सी एंड डी कट चुका है, ठीक है। तो इससे हम लोग कैसा बनाएंगे, सिलेंड्रिकल टाइप का बनाएंगे। आप देख रहे हो ये मेरा सिलेंड्रिकल टाइप का मुझे जो है शेप मिल जाता है इस तरह का। आगे बढ़ते थर्ड हम लोग अब दिया गया ड्राई सैंड के बारे में। क्या हो जाता है मेरा, ड्राई सैंड कास्टिंग, ठीक है। ड्राई सैंड कास्टिंग देखते हैं। देखो ये मेरा जो ड्राई सैंड कास्टिंग एक मेरा sophisticated form of green sanding process होता है, in which the sand mold is baked at a given temperature to make it stronger। हम लोग इसमें जो है नॉर्मली क्या लेते हैं, सैंड को लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग, सैंड को लेते हैं, ठीक है। मोल्ड सैंड, मोल्डिंग सैंड जो होता है सैंड मोल्ड को लेते हैं, जिसमें मेरा क्ले और सैंड का मिक्सचर रहता है। इसको हम लोग यूज़ करते हैं, हीट थोड़ा देते हैं, इसको क्या करते हैं, टेम्परेचर देके हीट करते हैं। क्यों, ताकि इसका जो स्ट्रेंथ हो उसका बढ़ सके, मतलब काफ़ी वो अच्छा स्ट्रॉन्ग बन सके। तो स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम लोग सैंड मोल्ड को टेम्परेचर देके हीट करते हैं। इसको हम लोग ज़्यादातर जो यूज करते हैं वो फाउंड्री प्रोसेस में करते हैं, फेरस और नॉन फेरस मेटल को बनाने के लिए। तो अधिकतर हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, फाउंड्री में, फाउंड्री में यूज़ करते हैं, फेरस और नॉन फेरस दोनों के लिए, फेरस और नॉन फेरस। आप देख ही रहो, ड्राई सैंड का बात किया मैंने, सैंड ही रहा था, बट देखो क्या होता है, मेरा बात समझो, ये मेरा एक सैंड है, और सैंड में मान लो सैंड में हम लोग मिक्सचर कर देते हैं लिक्विड पार्टिकल, लिक्विड कर दिए, तो ये क्या होगा, ग्रीन सैंड बन गया मेरा। आपको बताते जब भी मॉइस्चर आ जाता तो उसको हम लोग उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते थे ग्रीन सैंड। तो यहाँ पे जब हम लोग सैंड में हम लोग मॉइस्चर डाल दिए तो वो मेरा क्या हो गया, ग्रीन सैंड हो गया, ग्रीन सैंड हो गया। अब ग्रीन सैंड में जब हम लोग टेम्परेचर इंक्लूड कर देते हैं तो हम लोग क्या, ड्राई सैंड। अब ड्राई सैंड क्यों, क्योंकि इसका जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी मेरा इंक्रीज हो जाता है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक वो शेप को होल्ड कर सके, और वो जो होल्ड करे शेप को वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। जैसे आप देखो जो ईंटा हम लोग बनाते हैं, ब्रिक बनाते हैं, वो भी आपका क्ले का रहता है और सैंड का रहता है, लेकिन वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि जब उस मिट्टी को हम लोग पका देते हैं भट्टी में तो वो काफ़ी स्ट्रेंथ हो जाता है। तो आप क्या समझे कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ वही सैंड जो हम लोग बनाए थे, आप ले लो जो कच्चा ईंटा को लो और एक पक्का ईंटा को लो, आप देखोगे जो पक्का ईंटा वो ज़्यादा स्ट्रेंथ उसका होता है। वाई, बिकॉज उसमें हम लोग टेम्परेचर में हीट कर दिए, तो टेम्परेचर हीट के साथ उसमें क्या हो जाता है, स्ट्रेंथ आ जाता है। तो उसी तरह हम लोग सैंड मोल्ड में हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ा के उसको हम लोग स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, जिसका हम लोग नॉन फेरस और फेरस दोनों तरह के मटेरियल को यूज़ करते हैं कास्टिंग करने के लिए। इससे हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, जैसे मान लो हमको बनाना है इंजन ब्लॉक, ये आप लोग ले लो एग्जाम्पल ले लो, इंजन ब्लॉक बनाने में यूज़ करते हैं। देन कंस्ट्रक्शन का पार्ट जो होता है उसको बनाने में, कंस्ट्रक्शन पार्ट यूज़ करते हैं, बनाने में करते हैं। देन इसके अलावा आ जाता है मशीन टूल बेड बनाने में, मशीन टूल बेड, ये सब कुछ बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ड्राई सैंड
कास्टिंग, जो आप प्रोसेस यहाँ पे देख रहे हो, ये मेरा कोर्स एंड है और कोर्स एंड में यहाँ क्या करते हैं, दोनों तरफ से हम लोग ड्रैग एंड कॉप लगा देते हैं और कॉप लगाने का विद द हेल्प ऑफ रनर के थ्रू यहाँ पास कराते हैं, पहले हीट करा लेके और इसको पास कराते हैं। ठीक है, चलो तो ये चीज़ हो गया मेरा। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे और आज का लास्ट पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के बारे में। अच्छा, तो इसका हम लोग देख लेते हैं कि भाई ड्राई सैंड कास्टिंग का क्या दिया गया, क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। ड्राई सैंड कास्टिंग हम लोग देखें, इसका यूज़ करते हैं टर्बाइन ब्लेड, नो मशीन टूल बेड, तो आपका आ गया 2 नंबर। तो सी क्या हो गया 2 नंबर, इट मीन्स आंसर आपको मिल गया, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी कि सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से हम लोग बनाते क्या है, 5 दिया गया, यानी कि रेन वाटर पाइप। अब लोग देखते हैं कि क्या ये सही है या गलत है, तो हम लोग देख लेते हैं अब सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, ये भी काफ़ी ईजी है। देखो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या करता है, एक मेथड होता है जिसमें प्रोडक्ट बनाते हैं पाइप टाइप का, टू पोरिंग मोल्टेन मेटल इनटू द रैपिडली स्पिनिंग सिलेंड्रिकल पाइप विदाउट सेंट्रीफ्यूगल या फिर विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, क्या यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है आपको पता है, एक सेंटर होता है, सेंटर के अगर सेंटर की ओर एक फोर्स जाता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो बाहर की फोर्स जाता है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो मेरा यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, यानी कि सेंटर से जो बाहर की ओर जाता है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। जो वॉशिंग मशीन होता है वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। जो मेरा सन के चारों ओर जो मेरा अर्थ घूम रहा है वो भी मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के चलते होता है। तो ये सारे जो आपका फोर्सेस है वो सेंट्रीफ्यूगल, यानी कि जो बाहर की तरफ भेजता धकेलता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बात समझ में आए कि नहीं। तो यहाँ पे भी देखो, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक मेरा जो है, एक मेरा स्पिनिंग होता है, सिलेंड्रिकल मेरा सेल होता है जो स्पिन करते रहता है, घूमते रहता है, और उसमें हम लोग क्या करते हैं, आप देख रहे हो मोल्टेन मेटल को डालते हैं। जैसे मोल्टेन मेटल को जाते हैं तो इसके चारों ओर मान लो इस तरह का कोई सिलेंड्रिकल शेप है, तो अंदर में इसके सिर्फ गोलाई में जो है ये मेरा मटेरियल यहाँ पे आके जमा होता है, एक थिकनेस, एक पतला सा लेयर का, और जब वो मेरा सूख जाता है तो उसके बाद मेरा होलो टाइप का मुझे पाइप वगैरह मिलता है। और ये मेरा 2 रोलर से इसको हम लोग सेट कर देते हैं, और सेट के बाद यहाँ मोटर के थ्रू हम लोग इसको रनिंग कराते हैं और मोल्टेन मेटल को पोर कराते हैं, और टाइम बिंग के बाद ये मेरा सॉलिडिफाई हो जाता है। तो हम लोग क्या देखें कि एक ऐसा मेथड होता है जिससे हम लोग पाइप वगैरह बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इससे हम लोग पाइप बनाते हैं, पाइप बनाते हैं, चाहे वाटर पाइप ले लो या फिर कोई और पाइप ले लो, ऑयल पाइप ले लो, उसमें और प्रोसेस क्या आ जाता है, पोर करते हैं, पोरिंग करते हैं मेटल को, मोल्टेन मेटल इनटू रैपिडली स्पिनिंग सिलेंड्रिकल मोल्ड with centrifugal फोर्स। ये मैं टोटल आपको प्रोसेस बता दिया कि इसमें हम लोग करते क्या है। क्या मैंने कहा कि पोरिंग मेटल को हम लोग, जो आपका पोरिंग मोल्टेन मेटल है उसको लोग पोर करते हैं। कहाँ पे पोर करते हैं भाई, पोर करते हैं पोरिंग मोल्टेन मेटल इनटू द रैपिडली स्पिनिंग सिलेंड्रिकल मोल्ड विद द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे, राइट, ओके। ये चीज़ आपका था यहाँ से रिलेटेड। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन में आपको आंसर तो मिल गया होगा कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, आपका 5 नंबर ही होगा डी का, यानी कि डी का 5 होगा। तो करेक्ट आंसर ए मिल गया। ठीक है, ये वीडियो आपका थोड़ा बड़ा हुआ, बड़ा इसलिए हुआ क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सारा इंपॉर्टेंट थ्योरी आपको बता दिया, ताकि आपको कभी जो है आपको कोई भी इस तरह का क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लगा सकते हो कास्टिंग से रिलेटेड। और मैं आपको 4 प्रोसेस के बारे में बताया, इससे रिलेटेड अगर फर्दर जो भी मैं क्वेश्चन आएगा, जैसे अभी आने वाले टाइम पे आपको और तरह का कास्टिंग मिलेगा, सभी को मैं बताऊंगा कास्टिंग कैसे करते, सारे प्रोसेस को बताऊंगा, ताकि फर्दर क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना हो। तो आप अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिएगा जरूर, और शेयर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को बहुत सारे स्टूडेंट तक, ताकि सभी बच्चे इसका फायदा उठा पाए जो भी गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, एंड यूट्यूब का जितने भी नोटिफिकेशन जब भी वीडियो को अपलोड होगा तो वो सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।